कल हम सब मानव श्वसन तंत्र के संबंधित कुछ अंगों के बारे में हम पढ़ लिए थे। कल हम पढ़े थे, कल हम नासिका वेश के संबंधित बातें जाने थे, ग्रसनी जाने थे, एपिग्लोटिस जाने थे, स्वर यंत्र जाने थे, और आप श्वास नली के बारे में जान लिए थे। और श्वास नली पर जो ये छल्ले हैं अर्धवलय, उसके बारे में आप जान चुके थे। और आपको हम ब्रोंकस तक कल पढ़ा दिए थे, है ना जी। आज उसके आगे हम पढ़ते हैं, उसके आगे हम क्या किसके बारे में जानेंगे? ब्रोंकियोलस। किसके बारे में? तो आप हेडिंग डालिएगा क्या? ब्रोंकियोलस। क्या लिखिएगा? ब्रोंकियोलस। हेडिंग डालिएगा ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस को हिंदी में, हिंदी टर्म में क्या कहते हैं बाबू? श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। अच्छा एक बात बता दो, ब्रोंकियोलस क्या होता है? तो ब्रोंकियोलस किसका शाखा है जी? ब्रोंकस का ही कई शाखों में विभाजित हो जाता है ना बाबू। इसका फिगर पढ़ सकते हैं। तो देखो ये एक आया इधर से, आपका आ गया क्या? ये मेरा श्वास नली है। श्वास नली दो हिस्सों में टूटा, इसको ब्रोंकस बोले। और फिर ब्रोंकस कई शाखाओं में टूटता है, इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस। इसे क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोलस। समझा बाबू? समझा कुछ? इसको आप क्या बोले थे? श्वास नली। श्वास नली या इसी को आप ट्रैकिया नाम बोले थे ना जी। बोलो बाबू, इसे क्या बोले थे? ब्रोंकस, या इसी को श्वसनी बोले थे। क्या बोले थे? श्वसनी। और श्वसनी का फर्दर डिवाइड हुआ। श्वसनी फिर कई भागों में, कई शाखाओं में टूट गए। श्वसनी फिर कई शाखाओं में टूट गए। तो श्वसनी जो शाखाओं में विभाजित हुए, उस शाखाओं को क्या बोलेंगे? क्या? हाँ, श्वसनिकाएं। एक बात जान लो, ये जो श्वसनिकाएं फेफड़ा के अंदर होंगे, ठीक है। ये श्वास नली फेफड़ा के बाहर था, ये भी थोड़ा बाहर था, और बाकी अब जितना भी पढ़ रहे हैं फेफड़ा के अंदर वाले भाग में, फेफड़ा के अंदर चला जाएगा सब, समझे? तो लिखिएगा ब्रोंकियोलस, जिसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। तो ये क्या होता है बाबू? यह परिभाषा इसको हम ऐसे दे सकते हैं कि ब्रोंकस का विभिन्न शाखाओं में टूटने वाले भाग, विभिन्न शाखाओं में विभक्त होने वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस। तो कहो, लिखोगे एक वाक्य में लिख सकते हैं इसका परिभाषा। ब्रोंकस का विभिन्न शाखाओं में विभक्त होने वाले भाग को, विभक्त होने वाले भाग को क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस कहते हैं। ब्रोंकियोलस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ब्रोंकियोलस कहते हैं। ब्रोंकस के विभिन्न शाखाओं में विभक्त होने वाले भाग को क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस कहते हैं। ब्रोंकियोलस, ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो ब्रोंकस विभिन्न शाखाओं में बट गए, यही आपका ये सारा भाग जो है क्या है? ब्रोंकियोलस है। ब्रोंकियोलस है। ये बात समझ में है ना जी? अब देखो, ब्रोंकियोलस भी कई हिस्सा में टूट जाएंगे। ब्रोंकियोलस से भी, तो वो कहलाएंगे वायुकोष्ठ वाहिनियां। क्या कहलाएंगे? वायुकोष्ठ वाहिनियां। तो अगला लिखिएगा वायुकोष्ठ वाहिनियां। क्या लिखेगा? वायुकोष्ठ वाहिनियां। वायुकोष्ठ वाहिनियां। इसके बारे में लिखिएगा ब्रोंकियोलस का पुनः कई पतले भागों में, ब्रोंकियोलस के पुनः कई पतली भागों में विभक्त होने वाले भाग को, विभक्त होने वाले भाग को
वायु कोष्ठ वाहिनियां कहते हैं, वायु कोष्ठ वाहिनियां कहते हैं। देखो बाबू, ये ब्रोंकस है, ये मेरा श्वास नली है, श्वास नली दो भाग में टूटा, क्या नाम पड़ा? और फिर ये कई भागों में टूटा, ब्रोंकियोलस, और फिर ब्रोंकियोलस महीन महीन कई भागों में टूटेंगे, उसके क्या बोलेंगे? वायु कोष्ठ वाहिनियां। और ये वायु कोष्ठ वाहिनियां कहाँ खुलेंगे जाकर? वायु कोष्ठ में। कहाँ जाकर खुलेंगे? वायु कोष्ठ में। वायु कोष्ठ वाहिनियां कहाँ जाकर खुलेंगे? तो ये आपका क्या हो गया? श्वास नली। ये आपका क्या हो गया? ब्रोंकस। ये आपका क्या हो गया? ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियोलस फिर कई भागों में टूटा, वो क्या कहलाया? वायु कोष्ठ वाहिनियां। अब वायु कोष्ठ वाहिनियां किस में खुला? वायु कोष्ठ में। वायु कोष्ठ वाहिनियां किस में खुला? और वायु कोष्ठ कैसी रचना है? तो अंगूर टाइप की संरचना है। किस हाँ, कुपीनुमा संरचना बोल सकते हैं, या अंगूर टाइप की संरचना है। ठीक है, तो लिखिएगा, नोट करके। अब इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? ये कुपीनुमा अंगूर टाइप का संरचना है, इसके बारे में। इसको क्या बोलते हैं बाबू? कुपिका। और क्या बोलते हैं बाबू? वायु कोष्ठ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? एल्वियोलाई। है ना समझ में बाबू? तो लिखिएगा किसके बारे में? एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई, इसी को बोलेंगे वायु कुपिका। कुपिका, क्या? कुपिका। लिखिएगा, वायु कोष्ठ वाहिनियां जिस अंगूर जैसी संरचना में खुलती है उसे क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। लिखिएगा, वायु कोष्ठ वाहिनियां, वायु कोष्ठ वाहिनियां जिस अंगूर जैसी संरचना में अंगूर जैसी संरचना में खुलती है, तथा जिस अंगूर जैसी संरचना में खुलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कुपिका। उसे कुपिका कहते हैं। कुपिका में क्या कार्य होता है बाबू? कुपिका में क्या कार्य होता है? फंक्शन क्या होता है? तो इस जो ये कुपी टाइप की संरचना होता है, यहाँ पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। बोले तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कुपिका को ही हम कुपिका है, और यहाँ पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। अब बोलो, आदान प्रदान किस विधि द्वारा हो गए? विसरण विधि द्वारा। तो लिखिएगा, कुपिका में गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। तो लिखिएगा, इसका कार्य, कुपिका का कार्य क्या है? तो लिखिएगा, यहाँ गैसों का विनिमय या आदान प्रदान, एक ही बात ना है बाबू। गैसों का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। यहाँ गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। इसमें कुछ बातें को आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे फेफड़े में कुपिका की कितनी संख्या है? 300 मिलियन। कितनी है? आपको महसूस करवाते हैं, देखो कितना है। यहां तक लिख लिया ना बाबू? देखो ऐसे, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 30 करोड़। कहिए, 30 करोड़ कह रहता है 30 करोड़।
30 करोड़। अब मिलियन में बोले तो कितना? 300 मिलियन। 300 मिलियन। मिलियन में बोले तो कितना? अगर करोड़ में बोले तो कै करोड़? 30 करोड़। मतलब हमारे फेफड़ों में एक कुपिका की संख्या कितना होता है? 30 करोड़। क्या होता है? तो लिखिएगा स्टार देख के। समझ में आया बाबू? यहां पर क्या होता है? इसका कार्य क्या है? गैसों का क्या करवाना? आदान प्रदान, विनिमय करवाना। इसकी संख्या आपके फेफड़ों में क्या रहती है? 30 करोड़ रहती है। तो लिखिएगा, हटिए नहीं लिखे, हटते ना है बाबू, बकलोल नियन करते हो ये। लिखिएगा इसकी संख्या नहीं, इसकी मतलब कुपिका की संख्या फेफड़ों में कितना होती है? 30 करोड़ या क्या? 300 मिलियन होती है। या तो इसी को क्या लिखेंगे? 3 × 10⁸ होती है। समझा बाबू? जैसे भी आ जाए, ठीक है? समझ में आया? देखो ये आप इधर समझने की कोशिश करो तो ये कैसा संरचना है? कुपी आकार का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ा कुपिका। क्या पड़ा? कुपिका नाम पड़ा ना बाबू? और यहां पर क्या होगा? यहां पर ऑक्सीजन इन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होंगे। तो आना जाना यहाँ पर विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकलेगा। ये गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? कुपिका में होगा। एक अतः बोले तो गैसों का विनिमय होगा, है ना? गैसों का विनिमय होगा। और इसकी संख्या कितने है? कितना है? 30 करोड़। अगर जब इस कुप्पी को देख रहे हो, अगर इस कुप्पी को फाड़ दिया जाए, इसको ऐसे किया जाए तो चदरा टाइप के बन जाएगा ने? है? कैसा बन जाएगा? और साइंटिस्ट ऐसा अनुमान लगाता है कि अगर सारे को चदरा टाइप के बना दिया जाए और सब को छितरा दिया जाए तो जानते हो कितना स्थान देगा? 400 वर्ग मीटर से 800 वर्ग मीटर के बीच। मतलब कि 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई, या तो 40 मीटर नहीं, 40 नहीं, कितना हो जाएगा जी? 800 मीटर में कितना हो जाएगा? 40 मीटर कह सकते हैं कि 20 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई भी हो सकता है। कितना? 800 मीटर। मतलब कि लगभग इतना जगह में एक घर आसानी से बनाया जा सकता है। ये जो घर है ना, एक घर आसानी से बनाया जा सकता है। एक अच्छा से एकदम बड़ा घर बनाया जा सकता है उतना जगह में। इतना जगह दे देता है हमारे फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान होने के लिए। समझा कुछ? 20 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा तभी ना होगा 400 मीटर जी, 400 वर्ग मीटर। तो इतना जगह प्रदान करता है कौन? कुपिका। ऐसे तो थोड़ा सा फेफड़ा था, यहाँ तो उतना जगह मिल नहीं पाता, इसलिए कुप्पी टाइप के, अंगूर टाइप के संरचना रहता है। अगर खोला जाए तो ये 400 से 800 मीटर वर्ग स्थान जगह हमें प्रोवाइड करवा देगा। उतना जगह होने के कारण गैसों का विनिमय होने में सहूलियत होगी, आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो यहां पर एक और कार्य क्या है जी? यहां गैसों का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 30 करोड़ 300 मिलियन, इतना कह सकते हैं। यह 400 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्रदान करता है। कितना जगह देता है जी? 400 से 800 वर्ग मीटर यहाँ पर क्षेत्रफल प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? तो कहोगे कुपिका में। कुपिका को और किन नाम से जानते हैं? वायु कोष्ठ, या इसी को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है बाबू? यह कैसा संरचना रहता है? अंगूर टाइप का, कुपी आकार का। ठीक है,
अब मेन यही से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब थोड़ा कुपिका के बारे में और विस्तार से हम पढ़ते हैं कि गैसों का आदान प्रदान कैसे हो जाता है। देखो बाबू, देखो बात को, जैसे ये मेरा है कुपिका, ठीक है, इसी से लगा हुआ रहता है यहाँ कुपिका ये होता है, और यहाँ पर हमारा पतला पतला नस रहता है। क्या रहता है, पतला पतला क्या रहता है, और इस नस में क्या रहेंगे, वायु रहेंगे कि रक्त रहेंगे रे, रक्त रहेंगे, क्या रहेंगे, रक्त। इस पतले पतले नस को कहेंगे रक्त केशिकाएं। क्या, कोशिकाएं ने समझ लेना, नस को केशिकाएं। केस से भी 100 गुना पतला, केस से भी 100 गुना पतला, तो ये कहलाएगा रक्त केशिकाएं। समझा, ये क्या कहलाएगा, रक्त केशिकाएं। इसमें क्या मौजूद रहेगा, समझो बात को, रक्त केशिकाएं में क्या मौजूद रहेंगे, रक्त केशिकाएं में रक्त मौजूद रहेंगे, ठीक है। रक्त में भी क्या मौजूद, रक्त में कौन, लाल रक्त कण मौजूद रहते हैं, लाल रक्त कण मौजूद रहते हैं। लाल रक्त कण बोले तो आरबीसी मौजूद रहते हैं, और आरबीसी में हेमोग्लोबिन मौजूद रहता है। आरबीसी में क्या मौजूद रहता है, हेमोग्लोबिन। सुनो बात को, ये नस है, यहां पर ऑक्सीजन आया हुआ है अंदर जाने के लिए, और खून से फिर कोशिका से बाहर क्या आने के लिए तड़पड़ा रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सुनो, लाने और ले जाने का कार्य कौन करेंगे, तो हेमोग्लोबिन करेंगे। क्या करेंगे, हेमोग्लोबिन। हमारा रक्त केशिकाएं, पतले पतले नस को रक्त केशिकाएं नाम दिए। रक्त केशिकाएं में क्या मौजूद है, रक्त मौजूद है। रक्त केशिकाएं में क्या मौजूद है, रक्त। रक्त के एक ठोस कण को क्या बोलेंगे, कोशिका। रक्त में कई कोशिका रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारे मौजूद रहते हैं। और आरबीसी के अंदर एक वर्णक, लाल वर्णक होता है, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। एग्जाम में पूछता है हमारे रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो कहोगे हेमोग्लोबिन। उसको सूचित HB से कर दिए, ठीक है जी। हेमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त का रंग, जैसे में क्लोरोफिल के कारण पत्ते के रंग हरे होते हैं, उसी प्रकार हेमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रक्त लाल होता है। अच्छा, हेमोग्लोबिन कहाँ स्थित होता है, कौन सा कण में, लाल रक्त कण में, आरबीसी में, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर देंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। अस्थायी रूप से, परमानेंट अभिक्रिया नहीं करेंगे, अस्थायी रूप से अभिक्रिया करके बना लेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेंगे, और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कहां चले जाएगा, कोशिका के पास। कहां लेकर चला जाएगा, कोशिका के पास। और फिर कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो और कोशिका के पास ले जाकर ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। और फिर कोशिका से कौन चीज लेकर चले आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कहां तक लेकर चलाएंगे, फेफड़े तक, और फेफड़ा के पास छोड़ देने का काम करेंगे। समझा, तो यहां से गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। इन सारे बातों को अभी विस्तार से और लिखाएंगे। अभी फिलहाल ये समझे कि यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यह हमें ज्यादा क्षेत्रफल प्रदान करता है। ये और क्या करता है जी, ज्यादा में क्षेत्रफल प्रदान करता है। कुपिका की संख्या इतना होता है, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इतना बात समझा बाबू, यस सर। है कुपिका में क्या क्या कार्य होता है, जो समझ गए ना। अब देखें, मिटा दूं, यस सर। अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे ये डायफ्राम। क्या है जी, ये क्या है, डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम के बारे में जान लेते हैं, डायफ्राम का क्या कार्य है। बाबू इसका कार्य क्या है, आप जैसे श्वास लीजिए, श्वास लिए तो ये नीचे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, नीचे की तरफ। ऐसा देखो, एक पट्टी टाइप के होता है, फीता ना है, यहाँ पर क्या रहता है, एक फीता टाइप के रहता है। क्या रहता है, जैसे श्वास लेते हैं तो ये नीचे धंसता है, और श्वास छोड़ते तो ये ऊपर जाता है। श्वास छोड़ते हैं तो ये, श्वास लेते हैं तो ये फीता किधर जाता है, नीचे, और श्वास लेते छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है। मेन काम है इसी का, श्वास अंदर काहे जाता है, श्वास बाहर कैसे जाता है, इसी के बारे में हम डायफ्राम के बारे में समझाते हैं। ये एक मांसल रचना है, हड्डी नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है, मांस का बना रहता है।
अगर जब कोई आदमी देखते हो छत ऊपर से गिरता है तो कहीं टूटा उटा नहीं, उसका कहीं नहीं टूटा है, लेकिन अचानक वो मर जाता है, नहीं होता है, कुछ नहीं टूटा बेचारा के, कुछ नहीं टूटा, लेकिन वो मर जाएगा, मर जाता है जी। ऐसा क्यों होता है? उसका ये डायफ्राम ही टूट जाता है, डायफ्राम पर चोट लग जाता है, इसलिए डायफ्राम अपना काम करना बंद कर देता है। अब जब ये ऊपर जीवन करेगा तो मतलब ऑक्सीजन बाहर फेंकेगा कैसे? ये जब ऊपर जाएगा जी, ये ऐसे होगा तो ऑक्सीजन बाहर, मतलब ऑक्सीजन बोलते हैं, मतलब वायु के इधर निकलेगा बाहर, और ये नीचे आएगा तो ऑक्सीजन मतलब गैस अंदर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो, अगर ऊपर ऐसे गुंबद आकार का हुआ, पहाड़ आकार का हुआ, तो वायु को कहां फेंकेगा? ऊपर। और ऐसे हो गया तो, ऐसे हो गया तो ये ऐसे होते रहता है, आप ऐसे होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। मतलब कभी ये गुंबद आकार का बना लेगा, कभी ये गुंबद आकार का बना लेगा, तो कभी कुछ इस चपटा आकार का बना लेगा, गुंबद आकार के बना लेगा और चपटा आकार। तो ये ऐसे मतलब गुंबद आकार के, चपटा आकार के, गुंबद आकार के, चपटा आकार के होता रहता है। ठीक है, आपको हम एक विधि द्वारा बता सकते हैं कि आप अपना घर में भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हो, बात को समझो। एक ले लो आप, बोतल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक बोतल हम ले लेते हैं। ठीक है बाबू, एक क्या ले लेते हैं? एक बोतल ले लेते हैं। एक क्या ले लिए? इसको हम काट दिए हैं इधर से, समझा? इस बोतल को इधर से हम काट दिए। यहाँ से एक नली निकाले हैं, एक ढक्कन से, हाँ ढक्कन, ठीक है। फ्रूटी जैसे जूस पीता हो ना, तो यहाँ पर एक बैलून डाल दिए, बैलून डाल दिए, चुप रहो तू। यहाँ पर एक बैलून डाल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक प्लास्टिक या कुछ से कवर कर दिए, ठीक है। ये आपको डायफ्राम के काम करेगा। इसको नीचे खींचिएगा ना, ये नीचे इसको खींचिएगा ना, मतलब इसको खींच के ऐसे कीजिएगा ना बाबू, तो ये इस आकार के हो जाएगा। जब इस आकार के आएगा तो ये बैलून फूल जाएगा, ठीक है। ये नीचे खींचिएगा तो ये बैलून क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। लेकिन इसको जैसे ही ये अपना जगह आएगा ना, तो बैलून फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। मतलब कि अगर जब देखो हवा किधर से किधर बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब। जैसी इसको हम बढ़ाएं तो बोलो इसका आयतन बढ़ गया, बढ़ाएं तो आयतन बढ़ गया जी। आयतन क्या हो गया? जब आयतन इसका बढ़ गया, आयतन बढ़ गया तो दाब क्या हो गया? दाब क्या हो गया? घट गया। आयतन बढ़ा तो दाब घटा। जब इसको जगह बढ़ा दिए तो अब ज्यादा आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसमें दाब, कणों का दाब क्या हो गया? घट गया। ऐसे समझो कि अगर जगह, इतना ही लड़के हो तुम लोग, इतना लड़का हो, हम जगह बढ़ा देंगे तो फैल से बैठोगे कि नहीं? तो दबाव एक दूसरे से लगेगा उतना, तो दाब क्या हो जाएगा? मतलब अगर हम जगह बढ़ा दें तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा ना बाबू। अगर हम जगह छोटा कर दे तो एकदम सट के बैठोगे तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वही काम तो यहाँ पर भी हुआ। हम इसको नीचे कर दिए तो ये जगह क्या हो गया? तो दाब क्या होगा? मतलब वायु के कण तो दूर दूर हो गए, तो दाब क्या हो गया? तो और वायु आ सकता है। और इधर दाब क्या हो गया? बाहर में दाब अधिक हो गया, इधर दाब क्या हो गया? इधर दाब क्या है? कम है। इधर दाब अधिक है, इधर दाब, तो दाब किधर? दाब बोले तो वायु दाब किधर से किधर जाता है? उच्च दाब से, ये सांद्रता नहीं, उच्च दाब से निम्न। तो ये वायु किधर जाएगा? इधर घुसेगा जी, जाएगा कि नहीं? अब क्या किए? अब दाब को हम क्या कर दिए? मतलब कि आयतन को क्या कर दिए? घटा दिए। आयतन को क्या कर दिए? आयतन को घटा दिए तो दाब क्या होगा? आयतन घट गया तो दाब क्या हो जाएगा? दाब क्या हो गया? जब दाब बढ़ गया तो इधर के दाब क्या हो गया? इधर के दाब से बाहर के दाब से ज्यादा अंदर के दाब हो गया। तो अब क्या हो जाएगा जी? हवा इधर से किधर जाएंगे? बाहर की तरफ। तो अब हवा इधर से इधर चले जाएंगे। इसी के कारण जब हम
श्वास लिए तो मतलब कि हमारा फेफड़ा में दाब क्या था, कम था, तभी बाहर वाला दाब अंदर गया। और जब श्वास छोड़े तो क्या हुआ, श्वास छोड़े तो मतलब कि हमारा फेफड़ा में उच्च दाब था, अब बाहर में क्या था, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वायु निकला। ये एक्सपेरिमेंट से समझा तुम? बोलो, ये एक्सपेरिमेंट समझाए तुम्हें? तो कैसे उच्च दाब बनते हैं, कैसे निम्न दाब? तो उच्च दाब और निम्न दाब बनाने का क्रिया कौन करता है? डायफ्राम। हमारे फेफड़े में उच्च दाब और निम्न दाब बनाने की क्रिया कौन करता है? डायफ्राम। वैसे हल्ला नहीं करो, हमें डिस्टर्ब होता है, समझे? समझा बाबू? और बात, एक और बात को जानो, हमारा ये जो फेफड़ा है, फेफड़े को मतलब सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर 12 जोड़ी पसली हड्डी रहता है। क्या रहता है? क्या रहता है जी? 1 2 3 4 5 6 12 जोड़ी। 12 की इधर रहेगा, 12 को तो 12 जोड़ी पसली हड्डी रहेगा। ठीक है जी, 12 जोड़ी क्या रहेगा? पसली हड्डी रहेगा। ये इसे क्या प्रदान करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये भी फैलता है, ये भी, तो वायु दाब अंदर में क्या आ जाएगा? घट जाएगा। जब आयतन फैले, आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? तो वायु कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। ये बात समझ रहा है? हाँ, समझा बाबू? ये एक्सपेरिमेंट समझा जी? बोलो, तो लिखिएगा। तो मिटा दे बाबू। बाबू रे, आप पढ़िएगा श्वसन क्रिया। क्या? नहीं, डायफ्राम के बारे में नहीं लिखे। डायफ्राम तो अच्छा, ये पट्टी आकार के होता है। yes, sir। एक मांसल रचना है। yes, sir। जिसका संकुचन और स्थिलन, फैलना सिकुड़ना, गुंबद आकार के फैलना सिकुड़ना बना रहता है। yes, और ये क्या करता है? वायु दाब को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। ठीक है जी, इसी के कारण हम श्वसन की क्रिया कर पाते हैं। अगर आदमी गिरता है तो ये टूट जाता है तो क्या है, वो आदमी मर जाता है कि नहीं? काहे कि श्वास हम ले नहीं पाते हैं। समझा? तो लिखिएगा डायफ्राम। यह एक पट्टी आकार का मांसल रचना होता है। मांसल रचना होता है जो, देखो बाबू, पेट यहाँ के भाग को कहते हैं वक्ष गुहा। यहाँ को क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। इधर को, पेट के इधर को क्या कहते हैं? उदर गुहा। और वक्ष गुहा, उदर गुहा को अलग करने वाले पट्टी क्या कहलाएंगे? डायफ्राम। तो यह एक पट्टी आकार का मांसल रचना होता है जो वक्ष गुहा तथा उदर गुहा को अलग करता है। वक्ष गुहा तथा उदर गुहा, गुहा मतलब खाली जगह, वक्ष गुहा, हाँ कैविटी, वक्ष गुहा तथा उदर गुहा को अलग करता है, अलग करता है। इसका फंक्शन क्या है बाबू? इसका कार्य क्या है? यह वक्ष गुहा में उच्च दाब तथा निम्न दाब बनाने का भी कार्य करता है ना। यह वक्ष गुहा में, यह वक्ष गुहा में स्थिलन तथा संकुचन करके यह वक्ष गुहा में स्थिलन तथा संकुचन करके वायु दाब घटाने तथा बढ़ाने का
बढ़ाने का कार्य करता है। यह वचगुआ में स्थिलन तथा संकुचन करके वायु दाब घटाने तथा बढ़ाने का कार्य करता है। समझा? बताना और नोट करके लिख दो। फेफड़ा क्या होता है बाबू? बाबू ये फेफड़ा क्या होता है जी? फेफड़ा के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ, फेफड़ा को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस भी बोलते हैं। लंग इंग्लिश में क्या बोल देंगे? लंग्स बोलते हैं। लिखिएगा, यह एक थैली टाइप का होता है जी। यह एक जोड़ी जी, यह एक जोड़ी थैली नुमा स्पंजी, रसगुल्ला नियन होता है जी, स्पंजी। यह एक जोड़ी थैली नुमा स्पंजी कौन रंग का होता है? लाल भूरा होता है। हैं? हाँ, सुनो रंग सुनो। स्पंजी आकार का होता है। यह एक जोड़ी थैलीनुमा स्पंजी आकार का होता है। ठीक है, ठीक है बाबू। इसकी सुरक्षा कौन इसकी सुरक्षा कौन करता है? इसके ऊपर बाहरी परत को क्या कहते हैं? फेफड़े के बाहरी परत को बोलो बाबू। फेफड़े की बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को, फेफड़े की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा कहते हैं। तथा इसके बीच भरे द्रव को क्या कहते हैं? इसके बीच भरे द्रव को क्या कहते हैं? तथा इसके बीच भरे द्रव को हाँ प्लूरा द्रव कहते हैं। प्लूरा द्रव कहते हैं। समझ में आया बाबू? क्या कहते हैं? प्लूरा द्रव कहते हैं। इतना बात समझा? इसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसके अंदर क्या भरा रहता है? द्रव। जो इसको चोट या आघात से फेफड़े को क्या कहता है? बचाने का काम करता है। इसकी सुरक्षा, फेफड़ा की सुरक्षा कौन करता है? 12 जोड़ी। इसकी सुरक्षा 12 जोड़ी पसलियाँ। सर औरत में एक पसली याद रहता है सर, इसको सीना में बोलते सर, नहीं जानते हैं। इसकी सुरक्षा 12 जोड़ी पसलियाँ करती है। समझे? इसकी सुरक्षा 12 जोड़ी पसलियाँ करती है। ठीक है बाबू? पिंजड़ा टाइप के होता है, जैसे पक्षी पिंजड़ा में रहता है ना, तो इसको रिबकेज भी बोलते हैं। चूंकि पिंजड़ा टाइप के होता है, पसलियाँ हड्डियाँ एकदम सुरक्षा। यहाँ पर क्या क्या रहता है? यहाँ पर दिल भी है, फेफड़ा भी है ना? तो इसको सुरक्षा करना जरूरी है, तो इसलिए उसकी सुरक्षा 12 जोड़ी पसलियाँ आर करती है। ठीक है, लिख लिए यहाँ तक? बोलो रे। तो कल हम पढ़ाएंगे, जानते हो क्या? कल श्वसन प्रक्रिया कैसे कैसे होता है सब। आज इससे संबंधित टर्म को केवल आज समाप्त किए हैं। कल इससे संबंधित बातें को भी हम जानेंगे, कैसे श्वसन की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों।